बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मर्सीफुल द बेनिफिसेंट। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पोजीशनिंग सर्विसेज इन कंपेटिटिव मार्केट्स। दिस इज लेक्चर नंबर 7। आज के मौजू पे जो सब थीम्स हैं उनमें ये शामिल है कि कंपेटिटिव एडवांटेज सर्विस सेक्टर में क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट और इसको कैसे अचीव किया जाता है, इसके सोर्सेज क्या होते हैं। फिर मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे बात करेंगे, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग कि इनका कॉन्सेप्ट क्या है और सर्विस कंपनीज उसे कैसे यूज करते हैं। फिर हम सर्विस एट्रीब्यूट्स पे बात करेंगे, इसी तरह पोजीशनिंग स्ट्रेटजी कैसे डेवलप करते हैं और पोजीशनिंग का और कंपेटिटिव स्ट्रेटजी का आपस में लिंक क्या है। हमें ये जानना बड़ा ज़रूरी है कंपेटिटिव स्ट्रेटजी की डेफिनेशन में जाने से पहले कि कंपनीज बहुत सारे सेक्टर्स इस वक्त हाईली कंपेटिटिव हैं, जिनमें बैंकिंग ऑफ पाकिस्तान, बैंकिंग सेक्टर, इसी तरह टेलीकॉम सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, फास्ट फूड, हायर एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी, you'll find them कि there is a lot of competition going on among the brands। तो कंपनीज अपने आप को अगर शॉर्ट रन में रखें तो ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकते, इसलिए उनको एक लॉन्ग टर्म अप्रोच चाहिए ताकि वो अपने आप को सस्टेन कर सकें, फाइनेंशियली भी सस्टेन कर सकें और मार्केटिंग के परस्पेक्टिव से भी अगर उसे देखें तो उनकी सस्टेनेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ देयर ब्रांड लॉयल्टी, इन टर्म्स ऑफ द लव फॉर द ब्रांड अमंग कंज्यूमर्स, इन टर्म्स ऑफ के लोग उसे रेफर करें टू अदर ब्रांड्स, ये चीज़ें भी बड़ी ज़रूरी हैं। और तीसरा पहलू आता है उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज की सस्टेनेबिलिटी, कि क्या कंपनीज इस काबिल हैं कि जो उनका स्टाफ है वो उनके साथ काम करे और उनके साथ एक अरसे तक काम करे, ताकि स्टाफ ही क्योंकि पहचान होता है, तो कस्टमर और स्टाफ का जो रिलेशनशिप है वो लॉन्ग रन में चले। कंपेटिटिव स्ट्रेटजी, जैसे मैंने पहले बात की कि एक लॉन्ग टर्म अप्रोच है जो कंपनीज यूज करती हैं एक कंपेटिटिव एडवांटेज को गेन करने के लिए, और इसमें जो कोर ऑडियंस है अमंग ऑल अदर स्टेक होल्डर्स, दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिस्पेक्टेबल। लेकिन मार्केटिंग के परस्पेक्टिव में ऑफ कोर्स जो टारगेट ऑडियंस है वो कस्टमर्स हैं और वो बहुत अहम है। फिर अब क्योंकि ऊपर डेफिनेशन में कंपेटिटिव एडवांटेज का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, तो ये एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कंपनी ए का कंपनी बी से, कि ए और बी में क्या फर्क है। कस्टमर्स को जब ये चीज क्लियर होगी तो जाहिर है फिर कंपनी की तरफ उसका रुझान, उसकी चीजें खरीदने का, उसके बारे में पॉजिटिव बात करने का, फिर वो उस तरफ जाएगा, अदरवाइज तो वो कंफ्यूजन का शिकार रहेगा। अब तीन तरह की कंपेटिटिव स्ट्रेटजीज हैं, जिसमें कॉस्ट एडवांटेज स्ट्रेटजी, जिसका ये मतलब है कि आप अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने पे फोकस्ड हो। फिर डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी, आप कंपनी ए और बी दोनों आपस में एक दूसरे के साथ अपने आप को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। तीसरा है फोकस फोकस या स्पेशलाइजेशन स्ट्रेटजी, जिसका ये मतलब है कि आप एक छोटी मार्केट के लिए या एक खास मार्केट के लिए अपने आप को, अपने स्किल उसमें डेवलप कर लेते हो, किसी भी एक खास प्रोडक्ट कैटेगरी में रहते हो और वो कैटेगरी आपकी पहचान बनती है, चाहे आप गुड्स में हो या सर्विसेज में। लेकिन हमारा रेफरेंस क्योंकि सर्विस है तो हम सर्विस के कॉन्टेक्स्ट में इसकी कुछ एग्जांपल लेंगे। स्टिकिंग टू बेसिक्स में एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, कॉस्ट एडवांटेज फॉर श्रीलंकन एयरलाइंस। महिल लंका, इसके पीछे एक कहानी है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडी पाकिस्तानी सिनेरियो में भी अगर देखें, क्योंकि बड़ा फ्रीक्वेंटली पाकिस्तानीज ट्रैवल करते हैं श्रीलंकन एयरलाइंस के थ्रू, जिन्होंने मलेशिया ट्रैवल करना होता है या इवन चाइना ट्रैवल करना होता है, श्रीलंका ट्रैवल करना होता है, लाइक वाइज। इससे पहले इनका एक एयरलाइन था महिल लंका। महिल लंका के साथ इशू ये था कि लोग उनके जहाज नहीं अच्छे, हाई टेक, उसकी भी कंप्लेन करते थे, लोग उनके स्टाफ के रवैये की भी कंप्लेन करते थे, फूड क्वालिटी की भी कंप्लेन करते थे और बहुत टाइमलीनेस का भी इशू था। तो श्रीलंकन एयरलाइंस ने इन्हीं बेसिक बेसिक चीज़ों पे काम किया और एक अच्छी एयरलाइन का कॉन्सेप्ट लोगों को दिया, जिसके टिकट बाकियों से सस्ते हैं लेकिन कंप्रोमाइज नहीं है, ना फूड के हवाले से, ना स्टाफ की हॉस्पिटैलिटी के हवाले से, ना प्लेन की ओवरऑल जो कंडीशन है उसके हवाले से, ना टाइमलीनेस के हवाले से। तो जो बेसिक एक्सपेक्टेशंस थी कस्टमर्स की, उसको आपने एज ए कंपनी जब पूरा किया तो ये कॉस्ट एडवांटेज की एक एग्जांपल बनी। इसी तरह लम्स की एग्जांपल, कि आपके सारे जो मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स हैं उनमें आपको डिफरेंशिएशन रिफ्लेक्ट हो, आपका प्रोडक्ट की वैरायटी, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी वो दूसरों से फर्क नजर आए। इसी तरह आपके प्रोसेस, आपके फिजिकल एविडेंस एंड यू नेम इट अदर एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी आल्सो, मार्केटिंग मिक्स, उनमें कहीं ना कहीं फर्क नजर आता है। मसलन
लम्स में और एक यूनिवर्सिटी XYZ में फैकल्टी का एक डिफरेंस है विच इज कॉल्ड पीपल डिफरेंस। इसी तरह प्रोसेस का डिफरेंस है, इसी तरह प्राइसिंग का डिफरेंस है, इसी तरीके से प्रोडक्ट का डिफरेंस है, इसी तरीके से आपके जो फिजिकल एविडेंस यानी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डिफरेंस है। यानी कहने का मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपकी डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी कम से कम आपके मार्केटिंग मिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर रिफ्लेक्ट हो। अब सोर्सेज पे बात करते हैं। कंपेटिटिव एडवांटेज की इंपॉर्टेंस पे हमने थोड़ी सी बात कर ली कि कंपनीज के लिए ज़रूरी क्यों है। हाईली कंपेटिटिव इंडस्ट्रीज में आपको स्टेक होल्डर से जो वैल्यू मिलनी चाहिए एज ए कंपनी वो अदरवाइज मिलेगी नहीं अगर आपका कोई डिफरेंशिएटेड पॉइंट नहीं है कंपेरेबल टू अदर्स। तो उस पॉइंट को कैसे गेन करते हैं? एक उसका तरीका है कि आप लो कॉस्ट लेबर रिक्रूट करो। लो कॉस्ट लेबर का मतलब चीप और थर्ड रेटेड परफॉर्मेंस वाले लोग नहीं हैं, बल्कि ऐसे लोग हैं कि जो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बना सकते हैं, लेकिन ऐसी टेरिटरीज में आप चले जो लेबर को रिक्रूट करने के लिए जहाँ पे कॉस्ट ऑफ लेबर वो कम पड़े आपको। इसी तरह लोगों को रिप्लेस किया टेक्नोलॉजी के साथ, तो दिस इज अनदर सोर्स ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज। बहुत सारे रोबोट हैं होंडा टोयोटा ने बनाए हुए, सोनी ने बनाए हुए, जो इस वक्त हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में यूज होते हैं, ऑटोमोबाइल की प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में यूज होते हैं, एग्रीकल्चर में यूज होते हैं। तो लोगों को रिप्लेस कर देना विद टेक्नोलॉजी, दिस इज अनदर सोर्स ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज। सर्विस लेवल, कहीं पे सर्विसेज का जो लेवल है वो फुल सर्विस कंपनीज ऑफर करती हैं, कहीं पे बिल्कुल कोई सर्विस ऑफर नहीं करती। तो ये जो आपका बिजनेस मॉडल है, दिस इज आल्सो अ सोर्स ऑफ एडवांटेज। फिर आपका कल्चर आपकी कंपनी का, कई जगहों पे आप जाओ किसी बैंक में या टेलीकॉम कंपनी में या हॉस्पिटल्स में, तो यू विल फाइंड द स्टाफ वेरी फ्रेंडली टू ईच अदर। किसी जगह आप जाओ तो दे आर वेरी एट अ रिफ्ट टू ईच अदर, एट अ डिस्टेंस टू ईच अदर। तो ये कल्चर की रिफ्लेक्शन है। इस तरह कल्चर हाई परफॉर्मेंसेस में कन्वर्ट होता है, और जब परफॉर्मेंस अच्छी आए कल्चर की वजह से, तो कल्चर एक सोर्स ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज बनता है। फिर फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब ये कि आप किसी भी एक इंडस्ट्री में नए हो, जैसे मोबिलिंक पाकिस्तानी टेलीकॉम सेक्टर में, जैसे पीटीवी पाकिस्तान की मीडिया कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में, पाकिस्तान रेडियो जैसे रेडियो इंडस्ट्री में, तो आपको आपका नाम एटलीस्ट लोग याद रखते हैं, तो आपका ब्रांड की अगर अवेयरनेस हाई है तो लाइकलीहुड ऑफ परचेज भी हाई होता है। लेकिन इसमें बड़ा ट्विस्ट है, कई दफा अवेयरनेस हाई होती है तो कस्टमर स्टार्ट हेटिंग द ब्रांड आल्सो बिकॉज दे नो द पुअर क्वालिटी ऑफ द ब्रांड। लेकिन हमारा जो कि यहाँ पे पॉइंट है कि फर्स्ट मूवर कंपेटिटिव एडवांटेज कैसे बनता है, तो जो पहले पहले कस्टमर्स होते हैं उन पे आपने मार्केटिंग एक्सपेंस किया होता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल उनके लिए सेट किया होता है, उनको एक नया प्रोडक्ट दिया होता है, उनके किसी ऐसे सोल्यूशन के लिए प्रोडक्ट ऑफर किया है जो पहले अवेलेबल नहीं है। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज इसलिए आपको फायदा देता है कि आप कस्टमर्स के साथ और आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर के साथ एक ताल्लुक बना पाते हो, और आपकी ब्रांड की, जैसे मैंने अवेयरनेस की बात की, वो भी हाई होता है। तो इस वजह से ये चंद एक वजूहत हैं कि कंपनीज जो है वो जो फर्स्ट मूवर होते हैं किसी भी एक इंडस्ट्री में, वो फायदे में रहते हैं। अब एक नया कॉन्सेप्ट भी है सेकंड मूवर एडवांटेज। आप गूगल से सर्च कीजिएगा, यू विल फाइंड अनदर आर्टिकल ऑफ हार्वर्ड, इट वाज पब्लिश विद हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू। दे से कि फर्स्ट मूवर आके ग्राउंड बनाए और सेकंड मूवर आके अपनी मार्केटिंग, क्योंकि प्रोडक्ट की मार्केटिंग फर्स्ट मूवर को करनी पड़ेगी। मोबाइल इनको बताना पड़ेगा कि यार प्रीपेड और पोस्टपेड क्या होते हैं, तो उसके बाद वाली कंपनीज आके फिर उसी चीज पे अपना ब्रांड खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि आपको किसी इंडस्ट्री में अगर आप फर्स्ट मूवर हो तो आपको प्रोडक्ट की अवेयरनेस भी देनी पड़ती है और ब्रांड की अवेयरनेस भी। लेकिन अब नया जो कॉन्सेप्ट है वो सेकंड मूवर एडवांटेज पे भी बात हो रही है, लेकिन बहरहाल फर्स्ट मूवर अपनी जगह पे स्टैंड स्टिल और स्टिल एप्लीकेबल है। फिर टैलेंट अप्रोच ये है कि आप ये कहो कि हम एक हॉस्पिटल है और किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के ग्रेजुएटेड जो एमबीबीएस लोग हैं जिनके पास ये डिग्री है, हमने सिर्फ किंग एडवर्ड से रिक्रूटमेंट करनी है, हमने सिर्फ लम्ब से रिक्रूटमेंट करनी है, आईबीए से रिक्रूटमेंट करनी है, दिस इज योर टैलेंट अप्रोच। हमने ए कैटेगरी यूनिवर्सिटीज जो दुनिया में है उनसे रिक्रूटमेंट करनी है, तो दिस इज अ टैलेंट अप्रोच जो लोग यूज करते हैं। एक खास फैमिली बैकग्राउंड से लोगों को रिक्रूट करना है, दिस इज अनदर टैलेंट अप्रोच। फिर आप उसी चीज को हाईलाइट करते हो अपनी कंपनी की एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में टुवर्ड्स कस्टमर। आपका ब्रांड कई दफा इतना स्ट्रांग होता है कि आप उसके अम्ब्रेला के अंडर उसके नाम से जो भी ऑफर करो, लाइकलीहुड ऑफ सक्सेस ज्यादा होता है, क्योंकि ब्रांड की रिस्पेक्ट काफी ज्यादा होती है। इसी तरह इंडस्ट्री फोकस,
ये भी बड़ा अहम पॉइंट है। आप एक इंडस्ट्री में स्पेशलाइज होते हो और आप फ्रीक्वेंट बेसिस पे जब उस सर्विस को डिलीवर करते हो तो आप उस इंडस्ट्री की एक खास इंसाइट रखते हो। आपको एक्सपीरियंस हो जाता है कि लोग अच्छे कहाँ से मिलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर पे कंट्रोल कैसे रखना है, कस्टमर को कन्विंस कैसे करना है, उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। ओवर द टाइम आपने लॉन्गर रन में अपनी कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज करना है, अपने आप को डिफरेंशिएट कैसे करना है। तो जब आप किसी एक इंडस्ट्री में स्पेशलाइज करते हो तो उससे आपको बड़े सारे एडवांटेजेस मिलते हैं। वो अगेन मैं वही बात कहूंगा कि वो जो प्रोडक्ट है वो आपकी पहचान बनता है। ज्योग्राफी सर्व्ड का मतलब है कि आप एक ग्लोबल फर्म हो या एक इंटरनेशनल फर्म हो या एक रीजनल फर्म हो या एक नेशनल फर्म हो या एक लोकल फर्म हो। तो जब आप एक ग्लोबल कंपनी हो, यू आर कॉल्ड अ मल्टीनेशनल कंपनी, एमएनसी, तो उसका एक बड़ा डिफरेंशिएटेड इमेज वैसे ही आपको एक एडवांटेज दे देता है। अगर आप टेलीनॉर का कमर्शियल रिकॉल करें, पहला कमर्शियल जब टेलीनॉर लॉन्च हुआ था पाकिस्तान में, तो उन्होंने वो तमाम टेरिटरीज उस 2-3 मिनट के कमर्शियल में दिखा दी थी। एक देयर इज समवन हु इज सिटिंग इन अ कार, और वो कार जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट होती है जो नॉर्वे ब्रांड का ओरिजिन है, और वहां से होती होती तुर्की से एंड लाइकवाइज वस्ती एशिया से होती हुई कराची पाकिस्तान में पहुंच जाती है। तो ये बताने का मकसद ये था कि आप एक इमेज क्रिएट करना चाहते हो कि यार आपने इतनी ग्लोबल टेरिटरीज को सर्व कर लिया है, इसलिए आप दुनिया के बेहतरीन ब्रांड्स में से एक हो। तो ये जो मैसेज जब जाता है, तो जिन ममालिक में अभी भी गुलामाना जहनीत है, जो कॉलोनीज रहे हैं, चाहे ब्रिटिश कॉलोनीज रहे हैं, चाहे पुर्तगीज कॉलोनी रहे हैं, चाहे फ्रेंच कॉलोनीज रहे हैं, जो लोग जिन पे हाकिम रहे हैं ये लोग, जहाँ पे गुलामाना जहनीत अभी तक है, वहाँ पे जो इम्प्रेशन है मेड इन का, वो बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट प्ले करता है। अब इंडस्ट्री स्पेशलाइजेशन की बात हो रही थी, तो टीसीएस इज वन वेरी गुड एग्जांपल, वन ऑफ द हाईली ट्रस्टेड ब्रांड्स इन पाकिस्तान इन पोस्टल सर्विसेज। अब आते हैं कि आपने डेवलप कैसे करना है कंपेटिटिव एडवांटेज। मुझे प्रोसेस का पता होना चाहिए कि मैंने किन स्टेजेस के जरिए गुजरना है। सबसे पहले तो ये कि अपने बिजनेस की सिचुएशन को समझें। ठीक है, कंसीडर योर बिजनेस सिचुएशन। आप किस स्टेज पे हो, इंट्रोडक्शन पे हो एज ए ब्रांड, एज ए फर्म, ग्रोथ पे हो, मेच्योरिटी पे हो, कि डिक्लाइन पे स्ट्रगल कर रहे हो। उसके मुताबिक आप अपनी स्ट्रेटजी को चार्ट आउट करते हो, सबसे पहली चीज। और बिजनेस सिचुएशन सिर्फ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल नहीं है। बिजनेस सिचुएशन से मुराद आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, ह्यूमन रिसोर्स सिचुएशन, मार्केटिंग सिचुएशन, ऑपरेशंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो आप अपने एक बिजनेस को यार समझो कि आप इस वक्त किस स्टांस पे खड़े हो। कहीं ज्यादा स्ट्रगल तो नहीं कर रहे, कहीं डिफीटेड बाय अदर्स तो नहीं हो। उस केस में स्ट्रेटेजी फर्क होगी कंपेरेबल टू इफ यू आर ए मार्केट लीडर। दूसरी स्टेज, अब आप अपनी टारगेट मार्केट्स को देखो, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू अचीव कंपेटिटिव एडवांटेज थ्रू मार्केटिंग। तो यू नीड टू सेंस द कंपटीशन आल्सो, कि अगर आप एक खास नीड को सर्व करो तो किस तरह का कंपटीशन आपको वहां पे आता हुआ मिलेगा। ये आपकी इंट्यूशन भी हो सकती है, लेकिन रिसर्च यहाँ पे एक बेटर ऑप्शन है कि आप एक्चुअल एंड पोटेंशियल कस्टमर्स को जब देखो तो आप उसके साथ साथ कंपेटिटर्स को भी देखो, जो कस्टमर्स हैं उसके साथ कंपटीशन को भी देखो। फिर करंट और पोटेंशियल सोर्सेस ऑफ एडवांटेज कौन कौन से हैं जो हमने पीछे बात की है, कॉस्ट एडवांटेज स्ट्रेटेजी की बात की है, टैलेंट अप्रोच की बात की है। इसी तरीके से हम लोगों ने कहा कि ब्रांड, कल्चर, ठीक है, ज्योग्राफी सर्व, ये सारी चीजें हो सकती हैं सोर्सेज ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज। तो आप उनकी एक लिस्ट बना लें, कंपनी का एक इंटरनल एनालिसिस करके कि अच्छा यार ये चीजें मेरे पास मुझे सोर्स ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज दे सकती हैं। फिर वैलिडेट द स्ट्रेटजी का मतलब, दो मतलब है इसके। एक तो ये कि इसको डिस्कस किया जाए विद इन द फर्म। दूसरी अप्रोच ये कि आप अपने एम्प्लॉइज पे उसको टेस्ट कर लें। तीसरी अप्रोच ये कि आपके पास ग्रुप्स बने होते हैं, पैनल होते हैं आपके पास कस्टमर्स का, तो आप उन कस्टमर्स के अंदर भी उसको टेस्ट कर सकते हैं। सर्विस में मसला ये है, प्रोडक्ट को आप इजीली टेस्ट कर सकते हो, सर्विस का इशू ये है कि लोग जब उसे एक्सपीरियंस करते हैं तो कई दफा वो जो ट्रायल अप्रोच है वो एक किलर अप्रोच भी साबित होती है। कई दफा जो टेस्ट मार्केटिंग है कैन बी वेरी डेंजरस एज वेल इफ क्वालिटी कहीं पे कंप्रोमाइज हो जाए, खुदा न खासा अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाए। आप लेट से कि आप एक नई रेलवे सर्विस हो और आपने टेस्ट रन पे उसको चलाया, तो उसमें कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई एयरलाइन कंपनी हो या ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में कोई और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आप फॉलो करते हो, तो वो बड़ा रिस्की रहता है। फिर गुड्स को आप इजीली टेस्ट कर सकते हो अमंग ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज, उसके को अगर पुअर परफॉर्मेंस भी हो तो स्कैंडलाइज नहीं होती। सर्विस की जो स्ट्रेटेजी है, सर्विस के प्रोडक्ट की टेस्टिंग,
वो कैसे करनी है इस पे हम फर्दर डिटेल में प्रोडक्ट वाले चैप्टर पे बात करेंगे जाके इंशाल्लाह। तो यहाँ पे वैलिडेट द स्ट्रेटजी से मेरी मुराद है कि आप इसको अपने जो इंटरनल आपके कस्टमर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, उनके साथ उसको डिस्कस, और वो जब वैलिडेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। एक और नुक्ता यहाँ पे बताता चलूँ, अगर आपके यहाँ पॉलिटिकल कल्चर है, पावर इम्बैलेंस है, जो कि बहुत सारी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में है, लोग बड़ों की बातों को कहते हैं नहीं यार मैं इसे क्या बताऊं, नहीं मैं इससे डिसएग्री नहीं कर सकता। अगर ओपन कल्चर नहीं है तो फिर ये वैलिडेट द स्ट्रेटेजी ये लीड करेगी टुवर्ड्स फेलियर। अगर ओपननेस का कल्चर है जहाँ पे एक बंदा आपको ट्रुथफुली बता सकता है कि यार आप में ये फॉल्ट है, और लोग उसको एक्सेप्ट करें, और फिर सिस्टम में इतनी जान हो कि उस फॉल्ट को दूर कर सकें, तो फिर ये बड़ी बेहतरीन जो स्टेप नंबर 4 है, ये इटसेल्फ अपनी एक अहमियत रखता है। पांचवे में इम्प्लीमेंटेशन प्लान। अब आप क्योंकि प्लान बना के दे रहे हो तो रिसोर्स रिक्वायरमेंट को देखो, उसमें रिसोर्सेज में ह्यूमन रिसोर्स के लोग कहाँ से आएंगे, टैलेंट अप्रोच यूज करनी है नहीं करनी, सैलरी कितनी देंगे, ट्रेनिंग कैसे करेंगे, जो एचआर का पर्सपेक्टिव है, फिर मार्केटिंग का रिसोर्स रिक्वायरमेंट, आप में बजटिंग एडवर्टाइजिंग के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसा होगा, ब्रांड की जो ओवरऑल इमेज है वो कैसा बनाना चाहते हो आप, इसी तरह फाइनेंशियल रिसोर्स, इसी तरह इंटेलेक्चुअल रिसोर्स विच इज कॉल्ड नॉलेज मैनेजमेंट दीस डेज। तो इस तरीके से इन स्टेजेस से गुजरते गुजरते यू कैन डेवलप योर कंपेटिटिव एडवांटेज। अब लेक्चर 8 पे इसी को कंटिन्यू करते हैं। इसमें जो की थीम्स हैं वो हम मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे, सर्विस लेवल्स पे, और बकायदा फिर पोजीशनिंग और कंपैरेटिव स्ट्रेटेजी के लिंकेज को कंक्लूड करेंगे। जब मैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कहता हूँ तो आई रेफर दिस टू सेगमेंट टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। सेगमेंटेशन का मतलब है कि आप एक प्रोडक्ट की मार्केट को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हो ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफिक प्लस साइकोग्राफिक प्लस बिहेवियरल, और आपके पास ऑप्शन मौजूद होता है ज्योग्राफिक का। 18 से 24 साल लेट से डेमोग्राफ, उसका साइकोग्राफ, उसी का खास बिहेवियरल पैटर्न टुवर्ड्स दैट प्रोडक्ट। तो ये तीन चीजें मिलके आपका एक सेगमेंट बनेगा। फिर इसी तरह 25 से लेट से 35 साल के एज ग्रुप, ये आपका डेमोग्राफ, उसका एक खास लाइफस्टाइल, एक पैटर्न ऑफ लाइफ, खास तरह की बिलीफ अबाउट वर्ल्ड, खास तरह का लिविंगहुड, खास तरह की इंटरेस्ट एंड डिस्कशन, खास तरह की हॉबीज, ये साइकोग्राफ। और इन्हीं लोगों का टुवर्ड्स द प्रोडक्ट जिसकी आप सेगमेंटेशन बना रहे हो, एक बिहेवियरल पैटर्न। लेट्स से कि आपके पास 4 सेगमेंट्स हैं, उन सेगमेंट में किसी एक सेगमेंट को जब आप चूज करते हो एज योर टारगेट मार्केट, तो दिस इज कॉल्ड सिंगल सेगमेंट स्ट्रेटेजी। मल्टीपल सेगमेंट 5 सेगमेंट है तो उनमें से 3 सेगमेंट्स को लेट से आप चूज करते हो, तो दिस इज कॉल्ड मल्टीपल सेगमेंट स्ट्रेटेजी। सारे सेगमेंट्स को अगर विद पैसेज ऑफ टाइम सेलेक्ट कर लेते हो तो दिस इज कॉल्ड योर फुल मार्केट कवरेज। अच्छा, अब इस पे एक इंपॉर्टेंट बात समझें। फुल मार्केट कवरेज बहुत कम कंपनीज हैं जो करती हैं। टू स्टार्ट विद वो सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और फिर एसआईपी बनाते हैं, सेगमेंट इन्वेजन प्लान, जिसका मतलब है लेट्स से मैंने 2021 में सर्विस लॉन्च की सेगमेंट 1, 2023 में सेगमेंट 2 एंड 3 में जाऊंगा, 2025 में सेगमेंट 4, 5, 6 में जाऊंगा। तो ये आप 2020 के एंड तक एक प्लान बना के कंपनी को दे देते हो, विच इज कॉल्ड द प्लानिंग फॉर योर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। देन कम्स योर पोजीशनिंग। अब आपका और कस्टमर्स का, सॉरी आपका और कंपैरेटर्स का क्या फर्क है जो कस्टमर्स के जहनों में बैठे, वो दो तरह से बैठेगा। लेट मी इलैबोरेट। एक कॉन्सेप्ट है हार्ट शेयर, एक कॉन्सेप्ट है माइंड शेयर। माइंड शेयर रेफर्स टू अवेयरनेस ऑफ द ब्रांड। लेट से मैं कहता हूँ कि नेम एनी ट्रांसपोर्ट सर्विस ब्रांड इन पाकिस्तान, तो विच ब्रांड कम्स टू योर माइंड, इसका जवाब माइंड शेयर है। लेट से मैं कहता हूँ नेम एनी एयरलाइन इन पाकिस्तान, सबसे पहली एयरलाइन जो दिमाग में आ रही है दैट इज उस एयरलाइन का माइंड शेयर हाई है आपके जहन में। हार्ट शेयर, मैं कहता हूँ कि सियाल एयर, पीआईए, एयर ब्लू, ये 3 ऑप्शंस हैं, इनमें से विच एयरलाइन वुड यू लाइक टू ट्रैवल फ्रॉम लाहौर टू कराची। तो जिस एयरलाइन के साथ आपका ट्रैवल करने का दिल करता है, दिस एयरलाइन वुड हैव हाई हार्ट शेयर। अब ये तो हो गई इसकी एग्जांपल माइंड शेयर की और हार्ट शेयर की। इसमें एक चीज जाननी जरूरी है कि जो माइंड शेयर है वो कंसिडरेशन सेट की तरफ लीड करता है। मसलन मैं अपने घर से निकला और मैंने कहा यार मैंने ना एक टिकट परचेज करना है लाहौर टू कराची, तो मेरे पास ऑप्शंस, लेट से मुझे जो ऑप्शंस पता है वो पता है पीआईए और एयर ब्लू। इसका मतलब है मेरा कंसिडरेशन सेट एक तो इनकम्प्लीट है, दूसरा एयर सियाल इस काबिल नहीं हुई अभी तक कि मेरा माइंड शेयर किसी हद तक कैप्चर कर सके। एटलीस्ट मैं
एज ए एयर सयाल एज ए कंपनी उसकी कंसिडरेशन में तो आ जाऊं। जब मैं उसकी कंसिडरेशन में आऊंगा तो मैं उसके माइंड शेयर में आ रहा हूँ। अगली स्टेज होती है फिर हार्ट शेयर, कि मुझे ब्रांड्स का पता है और मैं कहूँ कि नहीं यार मुझे पता है एयर सयाल है लेकिन आई वुड लाइक टू ट्रैवल वाया पीआईए। इसका मतलब कि पीआईए के हवाले से मेरा हार्ट शेयर वो स्ट्रॉन्ग है। अब इसकी फर्दर डिटेल है, डेमोग्राफिक्स में क्या आता है, जिसमें एज, जेंडर, इनकम और ये इस तरह के वेरिएबल। साइकोग्राफ में आपके लाइफस्टाइल की बात होती है, आपकी एस्पिरेशंस की, आपके ओवरऑल थिंकिंग पैटर्न की बात होती है, आपकी हॉबीज की बात होती है। ठीक है। बिहेवियरल सेगमेंटेशन में आप यूजर्स को क्लासिफाई करते हो, ऐसे नॉन यूजर, लाइट यूजर, हैवी यूजर्स, एक्चुअल यूजर्स, पोटेंशियल यूजर्स ऑफ ए प्रोडक्ट, उनकी बात करते हो। और एट द सेम टाइम आप यूजेज रेट की भी बात करते हो बिहेवियरल सेगमेंटेशन में, कि जो आपका कस्टमर है जिसको आप टारगेट, जो आपने डेमोग्राफिकली लेके चले हो, वो एयरलाइन एज ए प्रोडक्ट का हैवी यूजर है, लाइट यूजर है, नॉन यूजर है। अगली जो अप्रोच है वो नीड्स बेस्ड सेगमेंटेशन है, जिसका मतलब ये है कि आप ये देखना चाहते हो कि जो कस्टमर्स हैं उनका पर्पस क्या है किसी भी सर्विस को यूज करने का, उनमें डिसीजन मेकिंग कौन करता है, फैमिली करती है, इंडिविजुअल करता है, दोस्त करते हैं, टाइमिंग ऑफ यूज क्या है उसका, वो सीजनल किस्म की सर्विस है या डेली कंजम्पशन में आती है कहीं पे। इसी तरह वो जो इंडिविजुअल है वो उसको एक ग्रुप में यूज करता है उस सर्विस को, या अकेले यूज करता है, और उस ग्रुप की कंपोजिशन क्या है, उस ग्रुप में कौन आता है, फैमिली फ्रेंड्स आते हैं या कौन आता है उस ग्रुप के अंदर। तो इन चीजों के डिसीजन आपके सेगमेंटेशन के डिसीजन है। अब एग्जांपल ले लें, कास्ट सिस्टम पे ब्रांडिंग की जाती है पाकिस्तानी पंजाबी मूवीज की, ये एक एग्जांपल है सेगमेंटेशन की। टाटा भी एक ब्रांड है, इसी तरीके से जो बिरला है वो भी एक ब्रांड है, एक ये कास्ट सिस्टम्स भी हैं एट द सेम टाइम, राइट। तो आप अपने जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है उसको कास्ट सिस्टम पे जब ब्रांड करने लगो, तो दिस इज अगेन पार्ट ऑफ योर सेगमेंटेशन स्ट्रेटेजी। फिर शेप्स, जो साइकोग्राफिक की एग्जांपल है ये साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन की, कि जिसमें आप लाइफस्टाइल सेगमेंटेशन पे वो बात कर रहे हैं, कि कॉन्सेप्ट ये दे रहे हैं कि ये जिम सिर्फ इसलिए नहीं कि आप फिजिकल एक्सर्शन करो और फिजिकल एक्टिविटीज करो एंड दैट्स इट, बल्कि इट्स अ पर्टिकुलर लाइफस्टाइल। दे आर टॉकिंग अबाउट फूड आल्सो, दे आर टॉकिंग अबाउट योर बॉडी शेप आल्सो, दे आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेंथ, they are talking about vigor, they are talking about your immune system, they have consultants जो food के consultants हैं, likewise you name it, और भी बहुत सारे लोग। तो इस तरीके से फिर कंपनीज अपने जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक प्रोडक्ट है, उससे निकल के अपनी पोजीशनिंग को थोड़ा सा ब्रॉडन अप करते जाते हैं। टर्किश एयरलाइन जो अप्रोच यूज करती है वो जोग्राफिकल सेगमेंटेशन कहलाता है। उसमें उनका पर्पस ये था कि आप अपने आप को डिफरेंट सिटीज के साथ, उनकी सिटी इमेजरी के साथ उसको लिंक करो। एक टेरिटरी से दूसरे में जब ट्रेवल करना है तो ये जोग्राफिकली सेगमेंट करते हो आप मार्केट को। दिस इज वन अनदर एग्जांपल। फिर नीड्स बेस्ड की सेगमेंटेशन, जो रफ़ी पीर थिएटर है लाहौर में, उनका उनके कल्चरल सेंटर में द म्यूजियम ऑफ पपेट्री, तो इसमें भी वो यही बातें कर रहे हैं कि कौन इसके टारगेट ऑडियंस है, अकेले आते हैं बच्चे या स्कूल के अपने बच्चों के साथ आते हैं या फैमिली के साथ आते हैं, वीकेंड पे आते हैं, कौन से दिनों में आते हैं। तो आप देखेंगे कि पोस्टर में ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट हो रही हैं। अब फाइनली हम बात करते हैं सेगमेंटेशन जो आप सर्विस एट्रीब्यूट पे बेस करके करते हो। इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट कौन से हैं और डिटर्मिनेंट एट्रीब्यूट्स कौन से हैं। इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट की लिस्ट हो सकती है कि लेट्स से कि आप ये कहो, जैसे डिटर्मिनेंट एट्रीब्यूट में मेंशन किया है मैंने कि कन्वीनियंस ऑफ डिपार्चर एंड अराइवल टाइम्स, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रीक्वेंट फ्लायर माइल्स प्रोग्राम, लॉयल्टी privileges, quality of in-flight service, overall travel experience, right? The price of the ticket, availability of ticket, ease of use to purchase the ticket। मुमकिन है ये सारे important attributes हों for an airline traveler। इसमें मिस्टर ए जो कि एक सेगमेंट का हिस्सा है वो पिक एंड चूज करेगा। लेट्स से कि मैं कहता हूँ मेरे लिए, लेट्स सपोज एक assumption लेते हैं, मैं कहता हूँ मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट बात है एयर ट्रैवल में, जो चीज डिटर्मिनिस्टिक है मेरे लिए किसी एयरलाइन को चूज करने में, वो उसकी रेपुटेशन है। मुमकिन है मैं कह सकता हूँ कि जिस डेस्टिनेशन को वो ट्रैवल करता है वो डिटर्मिनिस्टिक एटीट्यूड है मेरा, मेरा रीजन है। या मुमकिन है मैं ये कहूँ कि नहीं यार जो प्राइस होगा टिकट का वो मेरे लिए एक डिटर्मिनेंट एट्रीब्यूट है। तो कस्टमर्स अपने लिए एक खास
एट्रीब्यूट को एक या एक से ज्यादा अपने लिए सिलेक्ट करते हैं जो रीजन टू बाय बनता है किसी भी एक सर्विस के लिए, और फिर आप उसको एक सेगमेंट के अंदर क्लब करते हो और सेगमेंट का एक पैटर्न होता है, उस सेगमेंट के लिए वो डिटर्मिनेंट एट्रीब्यूट्स होंगे। इसी तरह ये एक एग्जांपल है कि जो इजी पैसा है उसके जरिए आप ट्रेन का टिकट जो है उसको परचेज कर सकते हो। तो ये डिटर्मिनेंट एट्रीब्यूट है इजी पैसा की सर्विस को यूज करने का। रीजन बीइंग कि ट्रेन का टिकट ऑनलाइन भी अगर आप इसको कभी नोटिस करना, ये बड़ा मुश्किल है क्योंकि जो वेबसाइट है कई दफा पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। मैं इस एक्सपीरियंस से गुजरा हूँ, तो कई मरतबा पूरी इंफॉर्मेशन दे के आपको दोबारा से प्रोसेस पे जाना पड़ता है क्योंकि वेबसाइट माइट भी रीबूट करनी पड़े आपको, एंड लाइकवाइज इश्यूज इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह टूरिज्म बाली की का एक पोस्टर है जिसमें वो शॉपिंग, वेडिंग, इसी तरह एंटरटेनमेंट पर्पसेस, इनको उन्होंने, यहाँ सिनेटिक है जो वहाँ पे, या जो ओपननेस ऑफ कल्चर है वहाँ पे, उसको उन्होंने एक डिटर्मिनेंट फीचर के तौर पे हाईलाइट किया। Thank you very much. I hope that this lecture would again be useful for you and your questions are welcomed. Take good care and Assalamu alaikum.